अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू कैशमिंट और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। बेसिकली आज हम पहली जनरेशन देखने वाले हैं कंप्यूटर की। इससे पहले वीडियो में हमने जनरेशन के बारे में पढ़ा, जनरेशन होती क्या है और क्यों कंप्यूटर इंडस्ट्री में जनरेशन का टर्म इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के बारे में, इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज आई थिंक इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जिसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। वहाँ पर मैंने इसके बारे में डिटेल में बात की है कि एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर किस तरीके से हुआ है। जैसे इनैक के बारे में हमने वहाँ पर बात की, मार्क आई के बारे में हमने वहाँ पे बात की। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, ये चीज़ें किस तरीके से वर्क करती है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें इस वीडियो को ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, आगे हम इसी तरीके से वीडियो बनाते रहें। तो कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, देन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, फिर इसी के साथ साथ इस जनरेशन में जो कंप्यूटर बने हैं उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है 1942 से लेके 1955 तक इसको लिया गया। दैट मीन्स 13 ईयर का टोटल टाइम इस फर्स्ट जनरेशन ने लिया। 30 जनरेशन में क्या क्या अपग्रेड्स आए हैं कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें इसमें इवॉल्व हुई हैं, उनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये वो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हैं जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल होती थी। सबसे पहले जो वैक्यूम ट्यूब होता था, जैसे कि हमें पता है कंप्यूटर क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। जैसे कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन है, अनलेस एंड अनटिल जब तक ना आप इसको चार्ज करोगे ये चलेगा नहीं। अगर आपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप लिया है, जब तक ना आप इसमें जो है वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड करोगे तब तक ये नहीं चलेगा। सेम वाइज़ अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे, उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं। अब वैक्यूम ट्यूब्स क्या हैं? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमें मैनेज मैनेज करने में लगता है। को क्या चीज़ मैनेज करती है? दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? देन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी क्या करता है? ये इंडक्शन पे वर्क करता है, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का काम आता है। जैसे कि मैग्नेटिज्म होता है हमारा वर्टिकली और हॉरिजेंटली होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। इस चीज़ के बारे में ये बात करता है और इसी की वजह से इस वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिज्म की वजह से अगर हम बात करेंगे, इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा होता था। फिर पंच कार्ड्स हमें यूज़ होते हैं किसके लिए? स्टोरेज डिवाइस के लिए। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर सीपीयू है, इसको हमने एक पंच कार्ड जो है वो फॉर एग्जांपल पंच कार्ड जो है वो इंसर्ट किया। अब ये पंच कार्ड की मेमोरी जो होती थी वो मुश्किल से मुश्किल 512 केबी होती थी, अप टू 1 एमबी, टिल 1 एमबी की होती थी। उतना ज़्यादा नहीं होता था इसमें और इनका साइज़ भी बहुत बड़ा होता था, साइज़ वाज़ बिग। और साथ ही साथ अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर एक ही इंसान एट अ टाइम आ सकता था और अपना काम कर सकता था। अब इसको हम कहते हैं या हम कह सकते हैं इसको बैच प्रोसेसिंग भी, या हम इसको कह सकते हैं सिंगल यूज़र सिंगल टास्क। ऐसा भी हम कह सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन लेटर ऑन इसी चीज़ को मतलब इवोकेट किया गया, इसी चीज़ को हम अपग्रेड करते हैं, फिर बैच सिस्टम उस मतलब उसमें आ जाता है। अब पंच कार्ड क्या चीज़ होता है? पंच कार्ड सेकेंडरी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है और याद रखिए ये चीज़ रिमूवेबल भी थी, क्योंकि एक इंसान को अपना पंच कार्ड होता था और वही इंसर्ट करता था एज पर इट्स वर्क, वो पंच कार्ड पे अपना वर्क जो है वो सेव करता था। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज को इस्तेमाल होता था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैंने यहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम लिया। वेट अ मिनट, मैंने यहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम लिया और मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मैसेज टाइप की हाउ आर यू। अब मैंने इसको दिया ये इसको ये मैसेज दिए हैं हाउ आर यू। अब ये डायरेक्टली हाउ आर यू को नहीं समझेगा, इसके लिए एक चाहिए मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मशीन को समझ में आती है। चलिए फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा लेंगे 011001 ऐसा कुछ करके, ये क्या करेगा, इसको ट्रांसलेट करेगा। अब आफ्टर द ट्रांसलेशन ये मेरी मैसेज का जवाब देगा। अब साथ ही साथ यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज का भी इस्तेमाल होता है। अब मशीन लैंग्वेज आप ऐसा समझ लीजिए, ऐसी लैंग्वेज है जो एक नॉर्मल लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है उस लैंग्वेज में जो कि मशीन को समझ में आए, और जो मशीन को समझ आती है उस चीज़ को हम कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज। अब यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? जैसे कि असेंबली लैंग्वेज होती है हमारी 8085, 8086 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये चीज़ें होती हैं हमारी मशीन लैंग्वेज, जो कि हमारे प्रोसेसर को मैनेज करने में ज़रूरत पड़ती है।
क्लियर। वहाँ पर कुछ रजिस्टर्स होते हैं इस तरीके से, अगर मैं बात करूँगा ALAHBLB, मतलब ऐसा करके चीज़ें होती है। अब यहाँ पर होता है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स कि जो चीज़ें हम करते हैं, जो चीज़ें हम मैनिपुलेट करते हैं यूजिंग द असेंबली लैंग्वेज, वो चीज़ें हम क्या करते हैं, वो चीज़ें हम स्टोर भी कर सकते हैं। मोस्टली साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर आपको कोई कैलकुलेशन है उसी के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई माइन्यूट से माइन्यूट वर्क करनी है, कोई बड़े कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होता था, लाइक माइन्यूट से माइन्यूट वर्क के लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थी। क्लियर। देन अगर हम बात करेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स, इस कंप्यूटर के की कैरेक्टरिस्टिक्स थे क्या, ये बहुत बड़ा साइज़ का था, बल्कि साइज़ हम बात करेंगे इसका साइज़, ये मतलब एक रूम में पहुंचता था, एक रूम में पहुंचता था। सुनने में आया है कि एक इंसान को ही चढ़ना पड़ता था कीबोर्ड पे, एक की को दबाने में, इतना बड़ा ही साइज़ था। क्लियर। ये खाली मतलब कमर्शियल यूज़ के लिए लिमिटेड था। ये हम नहीं कह सकते एक ना तो मतलब उतना ज़्यादा वास्टली इसका यूज़ नहीं होता था। एजुकेशन लेवल के लिए अगर हम बात करेंगे उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। सिंपली साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। से फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर हम साइंटिफिक कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर इसको वहाँ पर इसको कमर्शियली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप एक ऑर्गनाइज़ेशन में हो, आप ऑर्गनाइज़ेशन में इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो बियॉन्ड द कैलकुलेशन होती हैं। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था यूज़ करने में, क्योंकि एक्चुअल में इसका जो साइज़ था ना, वो हैंडी नहीं था। क्या था? हैंडी नहीं था। दैट मीन्स आप एक जगह से इसको दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। अगर आप ले जाने की कोशिश करते थे, इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन पावर लगता था इसको शिफ्ट करने में। दैट मीन्स तभी इसका नाम ही पड़ा है डिफ़िकल्ट यूज़। एक पॉइंट मैं यहाँ पर मिसअप किया है, यहाँ दैट इज़ हाइली अनरिलायबल। अनरिलायबल का मतलब ये है कि जो चीज़ मैं इससे डिमांड करता हूँ, वो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। से फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो कि बियॉन्ड द साइंटिफिक एप्लीकेशंस हो, ये नहीं करेगा। अगर मैं आपसे बात करूँगा, क्लाउड आपने आपने सुना ही होगा, क्लाउड हम क्या कहते हैं, रिलायबल है। जैसे कि रिलायबल का मतलब ये है, अगर आपने 5 GB का इस्तेमाल किया है, 5 GB के साथ आप 6 GB उसको एक्सटेंड कर सकते हो, दैट इज़ द रिलायबिलिटी। आप एट ए टाइम कितना ज़्यादा एफर्ट्स डालते हो एक ही साइड पे, वो कितनी रिलायबल है, हम कह सकते हैं इस ट्रैफिक को झेलने के लिए, इसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई साइट यूज़ करते हो, से फॉर एग्जांपल गीक्स फॉर गीक्स, अगर गीक्स फॉर गीक्स पे 10,000 पीपल्स एट ए टाइम जो है वो मार्कअप करते हैं, अब उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, वो 10,000 मेंबर्स को होल्ड करे, वो हम कह सकते हैं इस चैनल की रिलायबिलिटी है। उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं था ये। दैट मीन्स एक ही इंसान एट अ टाइम काम कर सकता, अगर एक दो इंसान एट अ टाइम काम करेंगे तो इसका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। साथ ही साथ इसकी जो मेमोरी रिलायबिलिटी थी वो भी बहुत कम थी। 1 MB का मतलब होता है 1 MB, ये हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। अगर इसको एक्सटेंड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी, तो हम क्या करते हैं, हमें नेक्स्ट जो है वो पंच कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता था। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस आउट की हुई हैं, तो मैं इनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।